नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है। ये जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो में, जिसमें बैठे हैं रग्बी टीम के कुछ हट्टे खट्टे प्लेयर। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं, जिसमें से अधिकतर दोस्त और फैमिली मेंबर। ये उड़ान कोई लंबी नहीं होती थी। ये यूरुग्वाई से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन आज इस उड़ान से अनजान ये लोग पूरे 70 दिन बाद वापस लौटेंगे, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को गंवाते हुए, क्योंकि इनके रास्ते में मौजूद है एंडीज की पहाड़ियाँ। ये साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज, ये हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे बड़ी पहाड़ी। लेकिन आज यही पहाड़ियाँ इस फ्लाइट के लिए मुसीबत बन के खड़ी। 12 अक्टूबर के दिन उस पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसके कारण ये प्लेन आगे नहीं बढ़ पाता। पायलट डिसीजन लेते हैं कि आज हम कुछ समय के लिए यहीं पर रुक जाते हैं और जब वेदर ठीक होगा तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसलिए पायलट इस प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोवा में ही लैंड करवा लेते हैं और उस रात वहीं रुक जाते हैं। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को ये प्लेन वहां से टेक ऑफ कर लेता है सांटियागो के लिए, क्योंकि पायलट ने देखा था कि मौसम बड़ा साफ हो गया है, तो हम अपने डिस्टेंस पर सेफली पहुंच जाएंगे। ये दोपहर के करीब 2:18 पर वहां से टेक ऑफ कर लेता है। टेक ऑफ के 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट इस प्लेन को डिसेंड करने लगता है, क्योंकि ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंचने वाला था। लेकिन अभी भी ये एंडीज की पहाड़ियों में ही मौजूद था, क्योंकि इस शहर के बगल में काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इसलिए पायलट इस प्लेन को डिसेंड करते वक्त प्लेन में भयानक टर्ब्यूलेंस होता है, जिसके कारण यात्रियों को काफी झटका लगता है और प्लेन काफी ऊपर नीचे होने लगता है। इस समय बादल इस प्लेन को अपने अंदर घेर लेते हैं। लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो बादल धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद प्लेन में एक इमरजेंसी लाइट होने लगती है। पायलट जब आगे देखते हैं तो प्लेन के सामने पहाड़ी की बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है। पायलट घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़ी हिम्मत के साथ पायलट इस प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश लगाते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पोजीशन अलार्म भी बड़ी तेजी से बजने लगता है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा लेते हैं फ्लाइट को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, लेकिन अफसोस अब काफी लेट हो चुका था। प्लेन का पिछला हिस्सा भी टकरा कर टूट जाता है ऊपर जाते वक्त, और प्लेन का जो रियल मोशन था वो भी टूट जाता है। पीछे की दोनों सीटें टूट करके हवा में उड़ जाती है और उसके साथ 3 पैसेंजर भी उड़ करके गायब हो जाते हैं। कुछ सेकंड तक तो ये फ्लाइट ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद ये नीचे गिरने लग जाती है और उसके कुछ ही सेकंड बाद एक और कॉलिजियम हो जाता है, यानी उसका लेफ्ट विंग भी टकरा करके टूट जाता है और उसके साथ कुछ पैसेंजर भी उड़ करके हवा में गायब हो जाते हैं। और अब बचा है सिर्फ प्लेन का फ्रंट हिस्सा, जो सीधा जाकर के ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर की रफ्तार से 1100 मीटर नीचे जाकर के फाइनली किसी ग्लेशियर से टकरा करके रुक जाता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सीटें बहस से फट करके बाहर निकल आ जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से तबाह हो जाता है और दोनों पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। अब ये फ्लाइट एंडीज की किसी पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। लेकिन इसमें शॉकिंग बात तो यह है कि 45 में से 33 लोग तो अभी भी जिंदा बचे हुए। ये इस क्रैश को किसी भी तरीके से सर्वाइवल कर ले, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, यानी इसमें अधिकतर लोग जख्मी पड़े हुए और इसमें से कोई नहीं जानता है कि ये अब किस जगह पर है। बाद में पता चलता है कि ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। सर्वाइवल की ये कहानी तो अभी शुरू हुई है दोस्तों, नहीं तो वे इमेजिन कर सकते थे कि इनके साथ क्या होगा, और नहीं आप। ये है दिल दहला देने वाली कहानी यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571। आइए जानते हैं इनकी कहानी हमारे शब्दों। Transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इनमें से 2 लोग ऐसे भी थे जिनको काफी कम चोट लगी। एक थे रॉबर्टो कनेशा और दूसरे थे गुस्तावो जेब्रिनो, और दूसरी तरफ से ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो ये तुरंत अपने काम पर लग जाते। ये देखते हैं कि कितने लोग जिंदा बचे हुए और कितने लोग घायल हैं। ये देखते हैं कि इनमें से बहुत से पैसेंजर ऐसे हैं जिनको काफी कम इंजरी हो रखी। इसमें से एक 23 साल का लड़का था फर्नांडो फराडो, जो स्केलर फ्रैक्चर की वजह से कोमा में चला गया था। जितना उन लोगों से हो पाता है वे अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं। दूसरी तरफ से इस प्लेन क्रैश होने के सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही चिलियन एयर सर्च एंड रिसर्च सर्विस यानी सार्स टीम इस ऑपरेशन को शुरू कर लेती है। इस ऑपरेशन में 4 टीम को भेजा जाता है सर्वाइवल को खोजने के लिए। ये टीम रात तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस टीम के हाथ में कुछ नहीं लग पाता है।
रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसलेशन के जरिए डिसाइड करते हैं कि ये प्लेन पहाड़ी इलाकों में जाकर के ही क्रैश किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस प्लेन का रंग सफेद था, इसके कारण इसको ऊपर से देखना काफी मुश्किल हो रहा था। 13 अक्टूबर की वो रात जिसमें बसे हुए पैसेंजर सोचते हैं कि हमें आज की रात तो यहीं पर बितानी पड़ेगी इस बर्फीली पहाड़ियों में, फिर अगली सुबह तो उसे किसी भी प्रकार से हेल्प मिल ही जाएगी। लेकिन उस रात 5 और पैसेंजर अपनी जान खो लेते हैं। अब 33 में से सिर्फ 28 लोग ही जिंदा बचे हुए लोगों ने प्लेन की बॉडी का इस्तेमाल एक शेल्टर के तौर पर किया। लेगिंग्स का सामान और बची हुई सीटों का इस्तेमाल करते हैं वो प्लेन के टूटे हुए भाग को ढकने के लिए, ताकि वो अंदर एक गर्म रह सके। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे देशों से 11 अलग अलग टीम लग जाती है इस क्रैश हो रहे के प्लेन को ढूंढने के लिए। उन्होंने जो सर्च एरिया को सुना था वो सही था, उसी सर्च एरिया में ये प्लेन क्रैश हो रखा, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवल देखते हैं कि उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर तो गुजर रहे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं पा रहा है। तो चलो एक काम करते हैं कि जितनी भी लड़कियों की लिपस्टिक है उसका इस्तेमाल करके प्लेन के ऊपर SOS लिखा जाए, ताकि कलर डिफरेंट की वजह से उसे कोई देख लेगा। लेकिन लिपस्टिक की मात्रा कम होने के कारण वो सिर्फ आधा S ही लिख पाते हैं, जिसके कारण ये आइडिया उसका कोई काम नहीं कर पाता। फिर दूसरे आइडिया को ढूंढते हैं, यानी जितने भी बड़े बैग से, सूटकेस से उसे एक क्रॉस लाइन में बिछाया जाए, तब तो उन्हें कोई देख ही लेगा। लेकिन उनका ये आइडिया भी कोई काम नहीं कर पाता। उस दिन उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। वे हल्ला करते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन सर्च टीम उसे देख नहीं पाती और वो एक खामोश बन के रह जाता है। ऐसे में एक दिन और गुजर जाता है। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को बचे हुए लोगों को रियलाइज होता है कि अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे पानी की जरूरत होगी, क्योंकि उनके आसपास जितना भी पानी मौजूद है वो तो एक बर्फ के रूप में, तो उनको पीने लायक पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन पैसेंजर में से एक व्यक्ति था फीटो नाम का, जो इन बर्फ से पानी बनाने का तरीका ढूंढता है। वो मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर से, ताकि बर्फ को मेल्ट करके उसका पानी बनाया जा सके। वो पानी की एक एक बूंद को कलेक्ट करने लगता है खाली पड़ी हुई वाइन्स की बोतलों में। इन्हीं कोशिशों के बीच अगला दिन आ जाता है और उस दिन एक पैसेंजर फर्नांडो पराडो अपनी कोमा से जाग उठते हैं। वो थोड़े होश में आते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ इस प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी और इसकी 21 साल की बहन भी इस प्लेन क्रैश में भारी इंजरी के साथ घायल पड़ी हुई। वो अपने बहन को बचाने की हर संभव कोशिश करता है। वो अपनी बहन के लिए खाना पानी भी लाता है, लेकिन इस प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद वो अपनी जिंदगी से लड़ती हुई चली जाती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इतनी थी कि इसमें से ज्यादातर पैसेंजर समुद्री इलाकों में रहने वाले, तो इसमें से अधिकतर लोगों ने तो बर्फ देखी तक नहीं। तो उन लोगों के लिए -30 डिग्री में रहना, खाना और बिना पानी के सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो रहा। इस मुश्किलों के बीच से एक और प्रॉब्लम हो रही थी, स्नो ब्लाइंडनेस। जब सूरज की किरणें बर्फ पर गिरती है तो उसमें आपकी आंखें खराब होने की भारी संभावना होती है और इसको स्नो ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। लेकिन इनसे बचने के लिए सनग्लास का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सर्वाइवल के पास तो सिर्फ 3 सनग्लास ही मौजूद थे। इन लोगों का 8वां दिन भी बीत जाता ही यहाँ पर सर्वाइवल करते हो और ऊपर से 21 अक्टूबर को यानी इस प्लेन क्रैश होने के 8वें दिन रेस्क्यू टीम भी इस सर्विस को बंद कर लेती है, क्योंकि रेस्क्यू सर्विस टीम सोचते हैं कि इस प्लेन को क्रैश हुए 8 दिन बीत गए और इनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिल रहा है, तो इसको बंद करना ही सही होगा। लेकिन उसी दिन उन सर्वाइवल को प्लेन की सीट के नीचे एक रेडियो मिलता है। लेकिन उस समय वहां पर एक व्यक्ति मौजूद था, रॉय हलरी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा ज्ञान था। तो वो एक लंबे तार की मदद से इसे चालू करने की कोशिश कर, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद ये रेडियो काम करने लगता है। लेकिन इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन ही हो पा रहा था, यानी इसमें बाहर की खबरें तो आती थी, लेकिन यहाँ से इसके जरिए कोई संदेश नहीं भेजा जा सकता। इससे भी 11 दिनों बाद इसी रेडियो से एक खबर आती है कि इस ऑपरेशन को आज से हमेशा के लिए बंद कर दिया। इन खबरों से सर्वाइवल की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती। कुछ रोने लगते हैं तो कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कहाँ बचा लिया आपने। फर्नांडो पराडो एक अकेले व्यक्ति थे जो इस खबरों पर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, शायद उसके दिमाग में कोई और विचार चल रहा था। इसी बीच 11 दिनों बाद इस सर्वाइवल के लिए एक और मुसीबत खड़ी होने लगी, यानी खाने की अब सख्त कमी होने लगी। वैसे भी उनके पास कोई ज्यादा खाना नहीं था। इसमें से 8 चॉकलेट बार्स, एक टिन ऑफ मसल, 3 जार्स ऑफ जाम्स, 1 जार्स ऑफ आलमोंड्स बादाम और कुछ डेट्स खजूर और कुछ वाइन्स की बोतल, यानी ये एक सीमित सामान था उनके पास जिसको खाया जा सकता। इस ऊंचे पहाड़ों पर कोई ऐसी और चीज भी मौजूद नहीं थी जिसे खाकर के सर्वाइवल अपने आप को जिंदा रख सके। इसलिए इनमें से कुछ सर्वाइवल इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने सीट को तोड़ करके उसके बाइट को ही खाने लग गए।
लेकिन ये खाना उन्हें और बीमार करने लग जाता। ऐसे में उनके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिसे खाकर के सर्वाइवल अपने आप को जिंदा रख सके। इसलिए इस भूख ने उन लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दी जिसे सुनकर के आप शॉक रह जाओ। तो देखो, उन्होंने सोचा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे पास जो मुर्दा बॉडी है उसको ही खाना पड़ेगा, क्योंकि इन सर्वाइवल के बाद जिंदा रहने के लिए भूख मिटाने का कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन इनमें से अधिकतर पैसेंजर तो रिलेटेड थे, कोई दोस्त हैं तो कोई फैमिली मेंबर। वैसे ये आइडिया सबसे पहले कनिष्का को आया था, तो सबसे पहले उन्होंने ही ट्राई किया, फिर कुछ और लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन उनको तो हजम ही नहीं हो पा रहा था, तो वो इसे खाने से मना कर देते। लेकिन कुछ दिनों बाद भूख के मारे उनको भी ये खाना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को सर्वाइवल करते हुए 16 दिन बीत जाता है, यानी 29 अक्टूबर आ जाता है, लेकिन किसी और से कोई उम्मीद नहीं बनती और ये खाना भी धीरे धीरे कम पड़ने लग जाता है। लेकिन एक रात उन लोगों को वहां पर एक भयंकर आवाज सुनाई देती, यानी वहां पर एक एविलांस आ गया। यानी उस रात पहाड़ों के ऊपरी भाग से बर्फ तेज गति से नीचे की ओर आती और उस प्लेन के अंदर घुस जाती। जिसके कारण ये एविलांस उन सर्वाइवल की संख्या को घटा करके और कम कर लेते। यानी उस रात उसमें 8 लोग दबकर मारे जाते और अब पीछे बचते हैं सिर्फ 19 लोग। ये बचे हुए लोग भी एक छोटी सी जगह में बच जाते हैं। जब ये एविलांस थोड़ा शांत होता है तो फर्नांडो एक मेटल के टुकड़े से लगातार 2 दिन तक बर्फ को हटाने की कोशिश करता हुआ बाहर निकल जाता, लेकिन ये तूफान अभी तक रुका नहीं था, जिसके कारण फर्नांडो फिर से अंदर चला जाता और मौसम साफ होने का इंतजार करता। उस घटना के 3 दिन बाद जाकर के मौसम साफ हो पाता है और उसके बाद ये लोग बाहर निकल पाते। उसके बाद ये लोग आपस में मिलकर के डिस्कस करते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो कुछ तो करना होगा। यहाँ पर बैठ करके बचाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा। अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक बचने की कोशिश करनी होगी। इनमें से कनिष्का और रॉबर्टो फर्नांडो थोड़े ज्यादा एनर्जी वाले लोग, तो सब लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा ज्यादा खाना और कपड़े दिए जाए, ताकि ये लोग यहाँ से चल करके कोशिश करेंगे हमें बचाने। इसमें पहला काम था लोकेशन का पता लगाना। तो उन्हें याद आता है कि क्रैश होने से पहले पायलट ने बताया था कि हमने कुरिको शहर को पार कर लिया है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम वेस्ट साइड की ओर चलेंगे तो चिली देश के किसी शहर में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सोचना उनके लिए बहुत गलत था। लेकिन एक्चुअली में को पायलट को पता ही नहीं चला कि प्लेन कहां पर मौजूद है। ये क्रैश साइट चिली देश से तो 90 किलोमीटर ईस्ट में थी, लेकिन इस जानकारी से अनजान लोग ये अपनी एनर्जी के साथ, यानी क्रैश के 33 दिनों बाद यहाँ से आगे चल पड़ते। घंटों आगे चलने के बाद उसे अपने ही प्लेन का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, लेकिन उसी के साथ बहुत सारा सामान भी मिलता है, जिसमें बहुत सारे सूटकेस, कुछ चॉकलेट के बॉक्स, 3 मीट के पैकेट, कुछ वाइन्स की बोतलें, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक और इसके साथ कुछ दवाइयां भी मिलती। और उनको इसी के साथ मिलता है 2 वे रेडियो सिस्टम, यानी इस रेडियो की मदद से ना केवल बाहर के संदेश को बल्कि यहाँ के संदेश को भी बाहर भेजा जा सकता है। इसको चालू करने के लिए किसी पावर की जरूरत चाहिए होगी, इसलिए उस रात वो वहीं पर रुक जाते हैं और डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना इसको चालू किया जाए प्लेन में लगी हुई बैटरी की मदद से। इसके लिए वो फिर से क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और हिलरी की मदद लेते हैं, क्योंकि उसे इसकी थोड़ी जानकारी थी। लेकिन वो देखते हैं कि इस प्लेन की जो बैटरी है वो 24 वोल्ट डीसी की है, तो वो इस रेडियो को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब उन लोगों के पास इस रेडियो को कनेक्ट करने के लिए और कोई साधन था ही, इसलिए वो अब इसे छोड़ देते। अब वो रियलाइज करते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उसे वेस्ट साइड की ओर चलकर जाना होगा। लेकिन 11 दिसंबर यानी प्लेन क्रैश के 59 दिन बाद एक और एविडेंस आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवल मारे जाते। अब उन सर्वाइवल की संख्या घट करके सिर्फ 16 रह जाती। लेकिन अब उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की मदद चाहिए हो, लेकिन एनर्जी के लिए तो उन्हें नींद लेनी पड़ी। लेकिन ठंड इतनी है कि यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो इतनी ठंड में नींद लेना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सर्वाइवल के बीच एक 18 साल का लड़का था, कार्लोस मिचुल, जिसने अपने घर पर मम्मी को देखा था कपड़ों को सीव करते हुए, तो उसको ये आइडिया आता। तो वो बहुत से कपड़ों को आपस में जोड़ करके एक बड़ा बैग बना लेते और इस बैग का उपयोग वो स्लीपिंग के तौर पर करते हैं। अगले दिन यानी 12 दिसंबर को उन्हें 2 महीने पूरे हो जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर सर्वाइवल करते हुए। इनमें से 3 आदमी, कनिष्का, रॉबर्टो फर्नांडो और विजिंटिन, ये तीनों डिसीजन लेते हैं यहाँ से चल करके आगे बढ़ेंगे और मदद की उम्मीद लगाएंगे। ये बिना किसी माउंटेन गैजेट के अपने आप को साथी मानकर मदद की उम्मीद से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें वेस्ट में चलने के लिए सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर चढ़ना हो, लेकिन उन्हें लगता था कि हम कुछ ही दूरी पर हैं
तो हमें 1 से 2 दिन में कहीं ना कहीं मदद मिल ही जाएगी। इसलिए उनके पास सिर्फ 3 दिन तक का ही खाने का सामान लिया हुआ था। पराडो ठंड से बचने के लिए 3 पैंट पहनते हैं, एक के ऊपर एक, और एक टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर भी पहनते हैं। पैरों में भी 4 सॉक्स पहनते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग भी लगाया हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय ठंड का लेवल किस हद तक था। इन तीनों दोस्तों के पास पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ना तो कोई टेक्निकल गैजेट था और ना ही कोई नक्शा था और ना ही कोई कंपास था और ना ही कोई क्लाइमेट एक्सपीरियंस था। वैसे इन पहाड़ियों की हाइट काफी अधिक, इसलिए यहाँ पर हवा भी काफी हल्की हो जाती, लेकिन वो अपने बल पर आगे बढ़ते रहते। और उनके पास जो स्लीपिंग बैग था वो उन्हें रात में ठंड से बचाने में काम आता। वो जितना हो सके उतना आपस में चिपक कर सोते थे और दिन में उस बैग में सामान भर करके आगे बढ़ते। लेकिन उसे 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4थे दिन जाकर के रियलाइज होता है कि ये डायरेक्शन उनके लिए कितनी गलत थी। ये देखते हैं कि ये रास्ता तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अभी तो और अधिक आगे चलना पड़ेगा। लेकिन सीमित भोजन होने के कारण वो डिसाइड करते हैं कि विजिंगटन वापस लौटेगा क्रैश साइट पर, जिसमें 15 दिसंबर को विजिंगटन अपना रास्ता वापस ले लेता है। उनके पास एक प्लेन की सीट भी थी जिसका इस्तेमाल करते हैं वो एक स्लैग के रूप में, जिसमें वो 1 घंटे के भीतर ही प्लेन क्रैश पर पहुंच जाता है। ऐसे में कनेसा और पराडो आगे बढ़ते ही रहते हैं। लगातार 3 घंटे तक चलने के बाद वो पहाड़ी की पिक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इनके चारों ओर तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां मौजूद है। जिसमें पराडो अपनी नजरें गाड़ करके देखता है तो उसे वेस्ट एंड पे एक पहाड़ी दिखती है जिस पर इतना बर्फ नहीं दिखाई दे रहा था, यानी वहां पर कोई चीज मिल ही जाए। तो वो डिसीजन लेते हैं कि हमें हार नहीं मानकर उसी दिशा में चलना हो। कई दिनों तक इसी दिशा में चलते रहते, जिसमें ये फाइनली एक वैली के पास पहुंच जाते और उसके बाद वे नदी की दिशा में चलना शुरू कर लेते। लगातार 9 दिन चलने के बाद उन्हें फाइनली वहां पर पालतू पशु और लोगों के आवागमन के निशान मिलते। उनमें उम्मीद तो है पूरी आगे बढ़ने की, लेकिन शरीर पूरी तरह से थक चुका था, जिसमें वो थोड़ा विश्राम लेने का सोचते। तभी उन्हें अचानक से एक घोड़ा और 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं। कनेशा और पराडो तेजी से उठ करके चिल्लाने लगते हैं, हाथ से इशारा करते, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वे कई कोशिश करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण आपस में कोई बात नहीं हो पाती। ऐसे में उधर एक व्यक्ति था जिनको कनेशा और पराडो के इशारों से लगता है कि शायद उन्हें मदद की जरूरत, और वो जोर से चिल्ला करके कहता है टुमारो, और वहां से चले जाते हैं। जिसमें कनेशा और पराडो नदी के किनारे बैठ करके अगले दिन का वेट करते रहते और अब की बार वो पेपर और पेंसिल साथ लेकर आते हैं, जिसमें पेपर पत्थर में बांधकर धागे से कनेशा की ओर फेंक लेते हैं। जिसमें कनेशा और पराडो के लिए फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसमें अपनी परेशानी दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। फाइनली वो इस सिटी में स्पेनिश भाषा में लिखते हैं, आई कम फ्रॉम ए प्लेन दैट फिल इन द माउंटेन। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ, हम 10 दिन से चल रहे हैं। मेरे दोस्त प्लेन के क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें मदद की जरूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये मदद हमें कैसे मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं। अब हमारे पास चलने की कोई हिम्मत नहीं बची, प्लीज हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ इस संदेश को लेने वाला चिली देश का एक किसान था, सार्गियो कैटालॉन, जो इसको पढ़ करके समझ जाता है। दूसरी तरफ वो मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ, मुझे याद तो आ रहा है कि कुछ महीने पहले प्लेन क्रैश तो हुआ था। दूसरी तरफ उनके दोस्त भी इस सिटी को पढ़ करके हैरान रह जाते कि ये कैसे हो सकता है कि इतने महीने पहले क्रैश हो रखे प्लेन के व्यक्ति अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो किसान इन्हें इशारों से समझाता है कि हाँ, मैं समझ गया हूँ। इसके बाद वो तुरंत घोड़े पर बैठ करके दौड़ने लगता है और वो लगातार 10 घंटे तक दौड़ने के बाद किसी गांव या बस्ती में जाकर के पहुंच जाता है और आर्मी के कमांडो को ये खबर बताई जाती है। उसके बाद कनेशा और पराडो को भी वहां पर लाया जाता है और अब उन्हें फाइनली रेस्ट मिल जाती है। बताया जाता है कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने 61 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें कनेशा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे और अब सिर्फ वो 42 किलोग्राम तक हो गए थे। देखते ही देखते ये खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है। आर्मी ऑफिसर इंटरव्यू करते हैं कि प्लेन क्रैश किस साइट पर मौजूद है, तो जिसमें पराडो फ्लाइट का एक साथ लेकर आए थे, तो वो लोकेशन को पॉइंट करके जानकारी देते हैं। जिसमें कनेशा और पराडो कहते हैं कि हम साथ चल करके प्लेन क्रैश की लोकेशन को बताएंगे। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर के साथ फाइनली पहुंच जाती है प्लेन क्रैश पर, जहां से सर्वाइवल करते हुए टोटल 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। इनके हालात काफी खराब थे, लेकिन सेफली ये रिकवर हो जाते हैं। ये लेसन है दुनिया के सामने उम्मीद का, शक्ति का और धैर्य का। अगर आपने ठान लिया तो क्या कुछ है इस दुनिया में जो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप चाहें तो ऐसी चीजें भी अचीव कर सकते हैं जिसका आपको कभी सपना भी नहीं आता। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब के क्राइटेरिया को जल्दी से पूरा करवाएं।
ये आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो फिर इसके लिए कौन